अगर कोई बच्चा क्लास रिकॉर्डिंग के टाइम ड्रॉप हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपका मे बी जो गूगल मीट का ऐप है वो पुराना होगा, तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आप दोबारा ज्वाइन कर लेना बेटा। ठीक। सर आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसमें से वीकेस्ट कौन सा है? ग्रेविटेशनल। ठीक है, अभी हमने पढ़ा नहीं है कौन सा वीक है, बट आपको लगता है ग्रेविटेशनल। आप बताओ राजकुमार बेटा, आप बताओ। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सबको यही करना है, सबको अच्छे बच्चे बनना है। ठीक है, किसी और को लगता है ग्रेविटेशन के अलावा आंसर हो सकता है? सर ग्रेविटेशन ही होगा। सर ठीक है, ग्रेविटेशन ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बताओ तमन्ना। ठीक है, सिंपल सा था बेटा क्वेश्चन, देखो किसी को समझ नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग। सर हाँ मेरा बोलो। नाम तो नहीं दिया है सर, आपने राजकुमार बोला था, पता नहीं लगा। बेटा आप नाम चेंज कर लो, मेरे को 71 स्टूडेंट्स है, उसमें अलग अलग नाम मेरे को कैसे याद आएगा बेटा? आप गूगल मीट पे आपका नाम राजकुमार होगा, उसको आप चेंज कर लेना, यस सर। है ना। ऐप सेटिंग्स में, ऐप की सेटिंग्स में आप जाओगे ना, तो वहां पे आप चेंज कर पाओगे, वो चेंज कर लेना, तो फिर सही रहेगा। ठीक है। हाँ, तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्सेस इज रिलेटिवली वीकेस्ट। गिवन फोर्सेस में से सबसे, यानी कि रिलेटिवली वीकेस्ट का मतलब क्या हुआ कि इन ऑल दीज गिवन फोर्सेस जो सबसे वीक होगा वो ग्रेविटेशन है। सिंपल आंसर है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो अब हम इनकी स्ट्रेंथ को स्टडी कर लेते हैं। स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? देखो, फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी स्ट्रेंथ है 10⁻⁻39, यानी सबसे कम। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁻13। इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻²। सबसे स्ट्रोंगेस्ट है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को 1 मान के चलते हैं तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज एटलीस्ट 100 टाइम्स वीकर, वीक न्यूक्लियर फोर्स इज 10⁻13 टाइम्स वीकर, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स वीकर। तो सबसे वीकेस्ट ग्रेविटेशन हुआ, उसके बाद दूसरे नंबर पे वीक न्यूक्लियर, तीसरे पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और चौथे पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ठीक, तो ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो वीकेस्ट हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट हुआ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, और इन बिटवीन वीक जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स इज इवन वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इनमें से देखो दो फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन, जो इनवर्स स्क्वायर लॉ पे ऐसे वेरी कर रहे हैं, वो इनफाइनाइट रेंज तक काम करते हैं। बाकी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में डिस्टेंस पे काम करता है आपका वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, ये दोनों सब न्यूक्लियर लेवल पे काम करेंगे। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया था ग्रेविटेशन, वो बिल्कुल सही थे। गुड, वेरी गुड। चलो जी, अब आती है सेम, जैसे हमने फोर्सेस की बात करी, फंडामेंटल फोर्सेस की, अब बताओ कंजर्वेशन लॉज कौन कौन से होते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सर एनर्जी। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ सर मैकेनिकल एनर्जी। मास मैकेनिकल एनर्जी। सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सर मोमेंटम। जी, सर इलेक्ट्रिक चार्ज। सर एंगुलर मोमेंटम। अब ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, सर मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी। पीपीटीज पढ़ ली है क्या आपने? बड़े अच्छे से रिप्लाई हो रहा है आज, ऐसा लग रहा है सब बच्चे पढ़ के आए हैं। ग्रेट यार, पढ़ के आए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सब आपने सब बता दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी,
और मास एनर्जी इक्विवेलेंस, बस यही होते हैं बेटा। चलो अगले स्लाइड पे देख भी लेते हैं इनको। मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी मास, मास एनर्जी इक्विवेलेंस और लीनियर मोमेंटम। ठीक, अब एक एक करके इनको देखेंगे। द फर्स्ट वन बीइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, ये एक बॉल था, पॉइंट आई पे, पॉइंट एफ पे। ठीक है, तो पॉइंट आई पे ये था, उसमें टोटल एनर्जी इन द बॉल, ये एक बॉल है बेटा, ठीक है, गेंद जिसको बोलेंगे, तो वो गेंद है। इस बॉल में क्या हो रहा है यार इसको, हाँ, इस गेंद में ई आई एनर्जी स्टोर्ड है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है एट पॉइंट आई वो ई आई है, और दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू आई प्लस काइनेटिक एनर्जी के आई एट पॉइंट आई। ठीक है, और सिमिलरली ये बॉल नीचे आती है थोड़ी गिर के, यानी इट ड्रॉप्स इन हाइट, तो अगेंस्ट अलोंग द ग्रेविटी, जी हमारा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ई एफ पॉइंट पे पहुंचती है। ठीक है, एफ पॉइंट पे, और उस पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ई एफ, वो समेशन है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एफ प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट एफ, ये दोनों का समेशन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि ई आई इक्वल्स टू ई एफ, ये रहेगा, यानी कि हमारी टोटल एनर्जी थी वो इन स्टोर्ड इन द बॉल, वो हमारी बराबर रहेगी एट पॉइंट आई एंड एट पॉइंट एफ। बस, तो फिर क्या होगा, देयर इज इंटर कन्वर्जन, है ना, इंटर कन्वर्जन। क्यों, क्योंकि मोर द हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, एच बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। और सिमिलरली अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, तो इनिशियल पॉइंट अगर यहाँ पे आई पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी को 0 मान लें, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ 0 वेलोसिटी, के आई की वैल्यू तो होती है ना हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0, तो इसको 0 मान लिया मानो। और पोटेंशियल एनर्जी यू आई क्या रहेगी, अगर ये हाइट एच है तो यू आई की वैल्यू आएगी एम जी एच। ठीक, और टोटल एनर्जी एट पॉइंट आई क्या आएगी फिर, ई आई इक्वल्स टू एम जी एच प्लस 0, तो यानी एम जी एच। ठीक, और सिमिलरली अगर ई एफ पॉइंट पे कैलकुलेट करें तो ई एफ पे क्या रहेगा, यू एफ आएगा, यू एफ पे हाइट, एफ पे जो हाइट थी वो आएगी, तो ई एफ इक्वल्स टू एम जी एच, एच कौन सी, एफ पॉइंट पे जो है, प्लस के एफ पे आते आते इसने वेलोसिटी वी अगर गेन कर ली होगी तो क्या आएगी, हाफ एम वी एफ स्क्वायर। तो ये क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की ई आई इक्वल्स टू ई एफ। तो ये एक हमारा लॉ है और इसकी एक इक्वेशन है, इसको यूज करके हम आगे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं बेटा, क्योंकि हमें पता रहेगा कि अगर एनर्जी सिस्टम को लीव करके नहीं गई तो वो इंटर कन्वर्जन उसमें एनर्जी में कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो इस तरीके के रिलेशंस को यूज करके हम आगे मैकेनिक्स के और ये सब क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो एक ये पॉइंट समझाता हूँ, फिर डाउट्स लेंगे आपके अगर किसी को रहा तो। पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अभी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी मैकेनिकल हट गया, एनर्जी की बात आ रही है, टोटल एनर्जी, सेम कंडीशन वही है, ई आई पॉइंट पे बॉल थी और एफ पॉइंट पे बॉल है, वही बॉल, ई आई इक्वल टू यू आई है यहाँ पे और ई आई इक्वल टू के एफ। देखो पहले सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में बदल गई, है ना, वही 0 एट रेस्ट पे लिया था हमने 0, वी इक्वल टू 0। तो जब v 0 थी तो काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट था ही नहीं, है ना, ई आई का अगर ये फॉर्मूला था तो के एफ 0 था, इसलिए हमने इसको हटा ही दिया यहाँ से। तो ई आई इक्वल टू यू आई, यानी कि जो टोटल एनर्जी है उसका पूरा का पूरा कंपोनेंट is stored in terms of potential energy. Total energy is equal to potential energy of the ball इस केस में। अब वही नीचे ड्रॉप हुआ, हाइट में ड्रॉप हुआ, जैसे जैसे बॉल नीचे गिरती हुई तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि वो डेटम होता है ना बेटा, डेटम होता है जिस पॉइंट से हम हाइट को मेजर करते हैं। तो अगर डेटम पे आके गिर गई, यानी कि 0 हाइट पे आके गिर गई, तो ये इधर इसके पास कोई हाइट नहीं बची ना, तो हाइट 0 यानी कि पोटेंशियल एनर्जी 0, बस पार्ट आया वो काइनेटिक एनर्जी था। तो ये काइनेटिक एनर्जी इसने यहाँ तक जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, चलो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बॉल थी, ये बॉल इधर इसमें कुछ एनर्जी थी, ये गिर गई,
तो अब ना तो इसके पास पोटेंशियल बची ना काइनेटिक बची, तो कहाँ गई एनर्जी? पोटेंशियल इसलिए नहीं बची कि हाइट 0 हो गई, और काइनेटिक इसलिए नहीं बची कि वेलोसिटी भी 0 हो गई। तो अब बची हुई एनर्जी, वो एनर्जी हमारे पास थी, वो गई कहाँ पे, ये बताओ। हैंड रेज करो बेटा। हाँ बाबू राम। सर क्योंकि वो साउंड हीट लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और बताओ इसके अलावा कहाँ जा सकती है? एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है ना, एक्सेट्रा। सर और मैकेनिकल एनर्जी में लाइट। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फिर आपको एक और समझ आएगा। ये बॉल थी, ठीक है, ये गिरी नीचे एक प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म के नीचे स्प्रिंग लगा हुआ था, ठीक है। तो जब ये नीचे गिरी, यहाँ पे आई, तो इसने क्या किया, स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया, ठीक है, और बॉल यहाँ पे आके रुक गई। तो अब बताओ वो एनर्जी और कहाँ जा सकती है? स्प्रिंग में स्टोर हो सकती है ना। हाँ बेटा बोलो। स्प्रिंग एनर्जी में अलग अलग तरीके से स्टोर भी हो सकती है, इसलिए एक्सेट्रा लिखा हुआ है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में भी स्टोर हो सकती है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे 12th में, तब बताएंगे आपको कि एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आल्सो। रबिंग होगी वहां पे, रबिंग करेंगे तो जो हम एनर्जी उसको दे रहे थे, किसको, स्टिक को, वो जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर हो सकती है। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी सर्दियों का टाइम है, कई बार अगर हम कंबल को हटाते हैं तो कंबल हमें शॉक देता है, झटका देता है ना, महसूस किया है कभी? Yes, sir. Yes. है ना। तो वो एनर्जी कहाँ से स्टोर हुई? कंबल के पास अपनी एनर्जी थोड़ी थी। जब हमारा मोशन हुआ, लाइक सपोज करो ये मेरा हाथ है, इसको कंबल मानो, अब ये कपड़े से ऐसे घिसा, है ना, तो जो ये मोशन थी, मेरे हाथ के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो काइनेटिक एनर्जी इधर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई, है ना। तो मेरा हाथ अगर ऐसे रुक रहा है, तो उसका कुछ पार्ट जो था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में स्टोर हुआ, उससे उसके पास चार्ज आ गया। जब मैंने अर्थ को टच किया, या कोई दूसरा बंदा आता है इसके पास वो चार्ज नहीं था, उसको जैसे टच किया तो उसको एकदम करंट लगता है, बोला अरे यार तू तो करंट मार रहा है। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? वो भी स्टोर हो सकती है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी के तौर पे। तो ये इसका एक एग्जांपल था। साउंड के तौर पे, जैसे बॉल नीचे गिरती है तो एकदम से ढप से आवाज आती है, तो वो कुछ एनर्जी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी इज डिसिपेटेड इन फॉर्म ऑफ साउंड, कि वो कुछ पार्ट था वो निकल गया साउंड के उसमें। हीट हम ऑब्जर्व बॉल के केस में नहीं कर पाते, बट सपोज करो कि कोई और चीज है, चट्टान गिरी है या कुछ ऐसी चीज है, तो गर्म हो जाती है वो चट्टान। या फिर अगर हम किसी चीज को ऐसे रब कर रहे हैं, हाथों को रब कर रहे हैं, ठीक है, तो हाथों को रब क्यों करते हैं सर्दियों में? ताकि हम गर्मी पैदा कर सके इन बिटवीन अवर हैंड्स। तो हम क्या दे रहे हैं, हाथों को तो काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं ना, मोशन दे रहे हैं, और वो मोशन अगेंस्ट द फ्रिक्शन हो रहा है, तो उससे वो एनर्जी हीट के फॉर्म में डेसिपेट हो गई, यानी हीट हमारे हाथों के पाम्स पे जनरेट होगी। लाइट, लाइट मानो कि बॉल की जगह एक चट्टान गिरे फर्श पे, तो आपको चिंगारियां भी आपने कभी देखी होंगी कि एकदम से चिंगारियां उठती हैं, तो वो भी एनर्जी थी ना, काइनेटिक एनर्जी थी उसके पास। वो काइनेटिक एनर्जी उसको, चट्टान को स्लो तो कर देगी ना, जब वो घिसड़ेगी एक दूसरे की सरफेस पे, तो चट्टान को रोक देगी, और वो कहाँ, वो तीनों फॉर्म में जाएगी, हीट भी होगी, लाइट भी आपको ऑब्जर्व होगी, और तीसरा साउंड भी आएगी। चलो, अगर अब तक किसी को कोई डाउट रहा तो पूछो बेटा। No, sir. ठीक है, एक सेकंड। हाँ बेटा, डाउट है तो हैंड रेज कर लो। नहीं है, चलो। तीसरी बात थी, एक बात ये थी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास भी हमेशा कंजर्व रहेगा इन इन ऑर्डिनरी सिचुएशंस, यानी कि मैक्सिमम ऑफ आवर रियल लाइफ फिजिकल सिचुएशंस, वहां पे क्या रहेगा, मास हमारा कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो मास कंजर्वेशन का मतलब क्या है? जैसे हम लोग केमिकल रिएक्शंस में देखते हैं कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो हम क्या करते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन करते हैं, यानी हमें ये पता है कि द मास ऑफ रिएक्टेंट्स
is always going to be equal to mass of the final products of the reaction. तो ये चीज है, मानो कि 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट किया 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें ये कंफर्मिटी है कि 36 ग्राम ऑफ H2O यानी 36 ग्राम ऑफ वाटर हमें मिलने वाला है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब एक बात थी, हाँ अनिका बोलो बेटा। ठीक है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस होंगी जिनमें मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास, E इक्वल्स टू mc²। ये आइंस्टीन सर ने इक्वेशन दी। ये कब काम करती है, ये करेगी न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस में तो दो टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन हम देखेंगे। तो फिजन, न्यूक्लियर फिजन, जब एक बड़ा एटम दो छोटे छोटे एटम्स में डिवाइड हो जाए, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, ये दो छोटे एटम थे वो एक दूसरे में फ्यूज हो गए और एक बड़ा एटम बना लिया। तो ये दो सिचुएशन होंगी, बट दीज रिएक्शंस ओनली टेक प्लेस इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सराउंडिंग्स। अब वो क्या होंगी, इट हैज टू हैव सम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, इट हैज टू हैव सम एक्सट्रीमली हाई प्रेशर। तो पहले उस तरीके के रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले ही बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी या बहुत हाई अमाउंट ऑफ डेंस एनर्जी देनी पड़ती है, तब ये रिएक्शंस होती है। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा रिएक्टर अभी मानो जो हमारे से नियरेस्ट है, जिससे हमें सन आती है, न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रही है काफी लार्ज स्केल पे, वो कहाँ हो रही है, सनलाइट आती है ना। सनलाइट इज ए प्रोडक्ट ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो वहां पे ये हो रहा है कि वहां पे मास जो है वो बर्न होता जा रहा है और वो एनर्जी डिसिपेट करता जा रहा है बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो आपको समझ आया कि कंजर्वेशन ऑफ मास होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, बट अगर वो नहीं हो रहा तो मास एनर्जी इंटर कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है बेटा, फिर एक बात आती है लीनियर मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सन यहाँ पे क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कोई बताएगा, याद है तो बताओ। बताओ बेटा, किसी को याद है? सर लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास एंड वेलोसिटी का। ठीक है, और बताओ। सर मोमेंटम जो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन से। ठीक है पायल बेटा सही बोला। पर क्या बताओ। सर क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन ए बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, हाँ ठीक है बोल सकते हैं। थोड़ा मतलब आपने बताया, बट इस तरीके के वर्ड हम यूज नहीं करते मोशन के लिए, क्वांटिटी और, बट ठीक है आपका अप्रोच अच्छा है बेटा। हाँ बोलो बेटा हर्षु। If the net external force acting on the system of bodies is zero, then the momentum of the system remains also constant. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इफ नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। यही बात है, Yes, sir. है ना। इसका एग्जांपल ये ले सकते हैं, देखो ये लीनियर मोमेंटम है, P इक्वल्स टू mv की बात हुई थी। अगर दो बॉल है सिस्टम में, क्या होगा, दो बॉल है हमारे पास, ये अगर सिर्फ ये दो बॉल ही आपस में इंटरेक्ट कर रही है, देयर इज नो अदर फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन, तो क्या करेगा वो कि इन दोनों का, यानी कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम था वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहेगा क्यों, क्योंकि ये हमारा सिस्टम था, इस पे सिस्टम के बाहर से, क्योंकि हमने दोनों बॉल को सिस्टम कंसीडर कर लिया है, तो सिस्टम के बाहर से कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। अनबैलेंस्ड और एक्सटर्नल, चलो एक्सटर्नल फोर्स तो हम ये भी मान सकते हैं, देखो ये एक बॉल है एम, इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं बताओ। फर्स्ट बॉल जो है इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं बताओ। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना ऊपर, लग रहा है ना बेटा, ये सरफेस जो है ये नॉर्मल रिएक्शन देगा इसको। यस सर। और इसके अलावा और क्या लगेगा, इसके अलावा इसका वेट लगेगा इस बॉल का, जो होगा mg के बराबर। तो आर देयर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉल, कर रहा है,
फोर्सेस तो एक्ट कर रहे हैं बट अनबैलेंस्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग वेट ऑफ द बॉल, वो बैलेंस कर रहे हैं। तो जैसे आपने बोला था बेटा हर्षु कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स तो है, फोर्सेस हैं बिकॉज ग्रेविटी इज exerting some force on the ball that is equal to force of gravity and that is equal to mass of the ball times acceleration due to gravity mg। ठीक है, बट वो बैलेंस किसने कर लिया? नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द सेम बॉल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ सरफेस beneath दैट बॉल, तो वो बैलेंस हो गया। तो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अगर हमारा सिस्टम पे नहीं है तो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो यही हमारा क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रिंसिपल या फिर लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटा, चलो अभी क्वेश्चन है, इसको बताओ। हाँ डाउट है क्या? डाउट वाले हैंड रेज कर लो पहले बेटा। हाँ 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 बेटा, समर, शाह समर। सर नहीं डाउट है, नहीं है कोई भी। ठीक है सर कोई ठीक है ये हैंड रेज किया था। ठीक है, बताओ आंसर बताओ, शाह समर आप ही बताओ बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अभी हमने सारे लॉ पढ़े हैं, ठीक है बेटा, सबको आता है ये। और कोई बताएगा? रीटा आप बता दो। Law of conservation of electric current. ठीक है ठीक है, तो ये आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा कंजर्वेशन लॉ नहीं है। सब लोगों ने देखो सही दे दिया, चैट बॉक्स में डी आ रहा है डालने से। ठीक है बेटा, सबको आता है आंसर, ग्रेट। अब देखो कौन सा कंजर्वेशन लॉ नहीं है, अभी हमने देखे सारे, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, मोमेंटम की बात हो ही रही है, मास भी होता है, तो बस बात रही इलेक्ट्रिक करंट कंजर्वेशन का कोई लॉ नहीं होता है। अगर मानो मैं एक इसमें मॉडिफिकेशन कर दूं ऑप्शन डी में कि इलेक्ट्रिक करंट को काट के इलेक्ट्रिक चार्ज कर दूं, फिर ये होगा ना, लॉ होगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ कुछ बच्चे बोलेंगे जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया होगा वो बोलेंगे कि सर होगा। ठीक है ठीक है, जिनने नहीं पढ़ा 12th का सिलेबस जब स्टार्ट होगा तो बात यही आएगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बस हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, इलेक्ट्रॉन्स को हटा देंगे तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हमें पता चलेगा कि आइदर इट इज अ पॉजिटिव चार्ज और इट्स अ नेगेटिव चार्ज। तो वहां पे आपको समझ आएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज भी कंजर्व रहता है। बट फॉर द टाइम बिंग हम लोग यही देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम जैसी कोई चीज हमें नहीं पता, तो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बोलो अवंतिका बेटा, डाउट है क्या? नहीं है, ठीक है। इसमें यार दो ऑप्शन होने चाहिए, डाउट का अलग तरीके का हैंड रेज होना चाहिए, या फिर हम लोग कर सकते हैं क्या, रिएक्शंस भी तो होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, अभी बात स्टार्ट करते हैं अगली चीज। देखो अब तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर बिल्कुल नया ही चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है ठीक है बेटा, बताओ क्या क्या समझ आ रहा है, पढ़ तो आपने सबने लिया ही है ये सारा। यूनिट्स एंड डायमेंशन से क्या समझ आ रहा है, वर्ड्स बताओ जैसे हम लोग यूज करते हैं, चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जिस जिसको है। बोलो अवंतिका। सर यूनिट से हम बेसिकली ये समझते हैं ना कि कोई चीज अगर हमारे पास है तो हम मतलब उसको कैसे मेजर करेंगे, मतलब उसके यूनिट्स क्या होंगे कि वो मतलब लिक्विड है, अगर मतलब दूध वगैरह पानी है तो उसको लीटर वगैरह में करेंगे, और अगर लेंथ वगैरह तो उसको मीटर क्यूब में करेंगे। और डायमेंशंस तो वैसे तो फॉर्मूला ही अभी तक तो ऐसे कि डायमेंशन फॉर्मूले यही समझते हैं। ठीक है, भावना ने बताया क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है, यूनिट है ना, मेजरमेंट से रिलेटेड। बेटा संजय बताओ, संजय कुमार।
The standard measure of each same kind of physical quantity is called units. Two types of units, fundamental units and derived unit. स्टैंडर्ड मेजर है ना, स्टैंडर्ड मेजर है, ठीक है। एक बात थी कि मेजरमेंट के लिए यूज होता है, फिर दूसरी बात है कि स्टैंडर्ड भी है, स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। हर्षु बोलो जी। A dimension is the measure of a physical variable, and a unit is a way to assign a number of measurement in that dimension. सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसका मतलब तब समझ आएगा तब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन बात आपने इंग्लिश में बिल्कुल सही बोली है कि डायमेंशन का एक मतलब है, और उसी को अगर हम नंबर असाइन कर दें तो वो यूनिट हो जाएगी, ठीक है। डायमेंशंस कैन बी फिजिकल वेरिएबल। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। और एक सेकंड बेटा, कोई डिस्टर्ब। मुझे लग रहा है क्लास में से कोई शरारती बच्चा है जो मेरे फोन पे बार बार कॉल कर रहा है। चलो कोई नहीं, देखेंगे सबको। संजय बोलो बेटा। यार अगर नहीं पढ़ना तो उसके तो बहुत तरीके हैं, हम लोगों ने आपको रोक थोड़े रखा है, ड्रॉप करो। कॉल करें कोई तो बोल देना कि सर मेरा इंटरनेट नहीं चलता है, मैं कैसे अटेंड करूं क्लास। बात खत्म, सिंपल सी है। टारगेट्स आपके हैं, अचीवमेंट्स आपके हैं, सब आपका है। तो तीसरे बार कॉल किया है, किसी स्टूडेंट ने किया होगा होपफुली, और हेलो भी नहीं बोल रहा है। चलो ठीक है। कोई बच्चा हैंड रेज किया हुआ था बेटा, डाउट था क्या, या फिर आप कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे? नीचे कर लिया है, कोई नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये बात आई कि एक तो ये मेजरमेंट के लिए यूज होगा, दूसरी बात आई कि स्टैंडर्ड भी है। स्टैंडर्ड और मेजरमेंट, इनके दोनों का मतलब बताऊंगा। और एक आपने डेफिनेशन बताया था, तो बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन था कि डायमेंशंस जो है वो फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करते हैं, और यूनिट्स उसको मेजर करने का तरीका है, ठीक है। अब द फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है, ये पहले जान लेते हैं। तो क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। पहली बात कि इसको एक मेजर इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकें, पहली बात, ठीक। एंड बाय मीन्स ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, कि फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके, यानी फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमने ग्रेविटी देखा, जैसे हमने मैग्नेटिज्म देखा, तो कुछ कुछ उसके लिए फिजिकल क्वांटिटीज रिक्वायर्ड होगी ना। ग्रेविटी के लिए क्या रिक्वायर्ड होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें कुछ ना कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लग रही है, जैसे मीटर लगा या फिर सेकंड का यूज हुआ। मीटर और सेकंड का यूज करके ही तो हम बता पाए कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है। तो यही है, लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड को हम डिस्क्राइब कर पाए तो वो होंगे फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टी ये भी होगी कि हम उसको किसी इक्विपमेंट की हेल्प से मेजर कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ को मेजर करने के लिए हमें स्केल चाहिएगा, टाइम को मेजर करने के लिए हमें स्टॉप वॉच या क्लॉक चाहिएगी, और वॉल्यूम या फिर क्या होता है, मास को मेजर करने के लिए हमें वेइंग बैलेंस चाहिएगा, ठीक। अब देखो, जैसे आप लोगों ने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी हैज सम मीन्स ऑफ मेजरिंग, है ना, या असाइनिंग अ यूनिट टू इट। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होंगे, एक तो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होगा यूनिट, कि किस यूनिट में बात कर रहे हैं और उस यूनिट का कितने टाइम्स। यानी कि यूनिट क्या हुआ, यूनिट इज द बेसिक एंटिटी ऑफ काउंटिंग। जैसे अगर हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं नेचुरल नंबर्स में, तो ऐसे आता है ना 1 2 3 4 5 6, तो उसका यूनिट क्या हुआ, उसका 1 है, इंक्रीमेंट बाय 1। व्हेन यू आर काउंटिंग ऑन नंबर लाइन, तो आप एक से इंक्रीमेंट करते हो नेचुरल नंबर की काउंटिंग में, है ना। तो यही है कि अगर हमें यूनिट असाइन कर दिया कि सर वी आर टॉकिंग अबाउट मीटर, तो मीटर इज अ यूनिट। अब हम काउंटिंग करेंगे तो मीटर के रिस्पेक्ट में करेंगे कि भाई मीटर को कितने बार रखें, तब हमारा वो होगा। मानो हमें 1 किलोमीटर मेजर करना है, तो ये पता है ना कि मीटर को साइड बाय साइड 1000 टाइम्स रख देंगे तो 1 किलोमीटर हमारी दूरी तय हो जाएगी। तो मीटर इज द यूनिट, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई, फॉर 1 किलोमीटर इट इज 1000। तो 1000 टाइम्स यूनिट, तो 1000 इंटू यूनिट, तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल अगर हम ले तो क्या होगा, लेंथ के ले लेते हैं,
सिमिलरली मास के ले लेंगे थोड़े बहुत और फिर टाइम के। तो मेरे को बताओ कि लेंथ के एग्जांपल जैसे 1 किलोमीटर हुआ, 1 मीटर हुआ, ऐसे और एग्जांपल्स बताते जाओ बेटा, रेंडमली बताते जाओ माइक ऑन करके। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 millimeter. 1 सेंटीमीटर। अब 1 भी बताने की कोई खास बात नहीं है, 11 भी हो सकता है, मतलब हमारा मेन टारगेट है कि देर इज सम न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिट भी है। ठीक है, मास के लिए 1 किलोग्राम, 1 पाउंड, 1 ग्राम, 1 gram 20, 20 टन 1 मास, मिलीलीटर मास मिलीलीटर बेटा, पाउंड मास के लिए मिलीलीटर थोड़े होगा, मिलीलीटर तो वॉल्यूम के लिए होगा। ठीक है, तो 2 20, kilogram. 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम होगा, या 20 अपन टन भी ले सकते हैं ना। तो ऐसे यूनिट होंगे। टाइम के लिए सिमिलरली 1 सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड, है ना, या फिर 20, 60 सेकेंड्स हाँ, और 1 लाइट ईयर, है ना, Yes, sir. 1 पास 1 लाइट ईयर। किस किस ने एक्सेप्ट कर ली ये बात? सर 1 लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है ना? किसका है? किस किस को लगता है कि ये सर टाइम का यूनिट है? बताओ जल्दी। सर डिस्टेंस का है मतलब। नहीं, मैंने तो यही पढ़ा है यार, Sir, मैं तो 1 distance लाइट ईयर यही पढ़ता आया हूँ कि 1 लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम। बोलो निहारिका। सर ये टाइम है कि 1 लाइट ईयर टाइम की यूनिट है। 1 लाइट ईयर जैसे आप सबने बताया डिस्टेंस की यूनिट है। क्या होगा 1 लाइट ईयर? इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 सोलर ईयर। जो हमारा सोलर ईयर है उसमें एक सोलर ईयर में जितना टाइम, जितना डिस्टेंस एक लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करेगी उतनी दूरी को बोलेंगे 1 लाइट ईयर। तो जब हम एस्ट्रोनॉमिकल चीजों के बारे में बात करते हैं, यानी कि हम सोलर सिस्टम या आउट ऑफ द सोलर सिस्टम या एक्स्ट्रा गैलेक्टिक चीजों के बारे में बातें करते हैं दैट आर आउटसाइड अवर गैलेक्सी, तो वहां पे सेंटीमीटर, किलोमीटर और ये सब की बातें थोड़ी उतनी अप्रोप्रिएट नहीं रहती, बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो वहां पे हम बात करते हैं क्या, वहां पे बात करेंगे लाइट ईयर की। और एक और भी हो सकता है लेंथ का, ये आपने देखा है, ये क्या होता है? ए के ऊपर एक बिंदी होती है गोल गोला, एंगस्ट्रॉम होता है ना, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये क्या होगा जब हम एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे तो भी हमारा सेंटीमीटर, मिलीमीटर अप्रोप्रिएट उतना नहीं रहेगा। तो हम एक और यूनिट लेते हैं दैट इज वेरी वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ, एंगस्ट्रॉम। ठीक, चलो। सिमिलरली अगर लार्ज स्केल पे जा रहे तो लाइट ईयर वगैरह ये सब यूज करेंगे। तो यही है। अभी देखो हमारे पास कॉमन बात यह है कि देयर इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू इन एवरी रीडिंग, और देयर इज ए यूनिट, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, पाउंड, ग्राम, टन्स, ऐसे हमारे पास यूनिट्स होंगे और कुछ कुछ होंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी। तो वही है, फिजिकल क्वांटिटी हैज अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट एसोसिएटेड टू इट। ठीक, अब चॉइस क्या है? चॉइस हमारी क्या आएगी कि हम उसको प्रॉपर तरीके से स्पेसिफाई कर सके, वही हमारी चॉइस डिफाइन करेगा। जैसे कि अगर सब एटॉमिक बात कर रहे हैं, एटॉमिक बात करें तो एंगस्ट्रॉम होगा। अगर बहुत छोटी चीजों के बारे में बात करें तो माइक्रो लगा देंगे, पिको लगा देंगे, नैनो लगा देंगे, है ना। नैनो मतलब 10⁻⁹, पिको मतलब 10⁻12, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। तो अगर उस लेवल पे जा रहे हैं तो ठीक है, बहुत ही छोटी बातें लेवल पे जा रहे हैं लाइक 10⁻10 तो फिर एंगस्ट्रॉम लिख देंगे। ओके, और अगर बड़े स्केल पे जा रहे हैं तो उसी के अंदर 10⁻10 वो पॉजिटिव पावर्स बढ़ने लगेंगी। बट अगर बहुत ही बड़ा स्केल हो गया तो फिर लाइट ईयर में बात करने लगेंगे। तो चॉइस ऑफ यूनिट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होगी वैसा हमारा चॉइस ऑफ यूनिट होगा। ठीक है, चलो। जैसे मान लो कि अगर मैं पूछूं बेटा स्कूल कितनी दूर है आपके घर से, तो आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो अगर मैं ये बोलूं कि सर आपके घर से कन्याकुमारी कितनी दूर है, तो आप बोलोगे सर 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। कोई ये थोड़ी बोलेगा सर 315 किलोमीटर है, सर 240 किलोमीटर है। तो आपका जो है स्केल वो बढ़ गया ना। नाउ यू आर काउंटिंग इन 100 किलोमीटर। सर शायद 300 किलोमीटर होगा, सर शायद 500 किलोमीटर होगा, अनलेस यू आर यूजिंग गूगल मैप्स और सम स्पेसिफाइड टूल्स। तो आप क्या करोगे, आप एक आकलन करोगे ना, तो वहां पे चॉइस आपकी बदल गई। आप 100 किलोमीटर का स्केल उठा लिए,
बट अगर आपके स्कूल की बात करूं तो आप ये थोड़ी बोलोगे सर शायद 100 किलोमीटर होगा, नहीं, आप बोलोगे सर शायद 2 किलोमीटर होगा। तो यहाँ पे स्केल 1 किलोमीटर था। बट अगर आपसे पूछूं कि बेटा द साउदर्न मोस्ट केरला, है ना, केरला कितनी दूर है, तो आप 100 के इंक्रीमेंट पे आ जाओ, वही चीज है। ठीक है, चलो। जैसे अगर मैं पूछूं कि जैसे आप लोग मोस्टली गर्ल्स हैं बेटा क्लास में, अगर मैं पूछूं कि आपकी ईयरिंग है, मैं बोलूं कि उसका वेट कितना है, तो उसमें आप ये थोड़े बोलोगे सर 1 किलो 2 किलो 3 किलो, नहीं। सेब ग्राम। बोलूं, ग्राम्स में बात करेंगे, एक 10 ग्राम्स में 1 तोला होता है ना, तो आप ग्राम्स में बात करोगे। और अगर मैं बोलूं कि सर बेटा सेब कितने लाए हो, तो आप ये नहीं बोलोगे सर 1000 ग्राम्स। ठीक है, वो भी सही है अपनी जगह, बट मोर अप्रोप्रिएट विल बी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर 1 किलोग्राम, है ना। अगर आप सेब वाले को जाके बोलोगे कि बेटा कि भैया अंकल एक काम करो 1000 ग्राम्स सेब दे दो, तो वो बोलेगा बेटा अगली रेडी से ले लो, है ना, मेरे को नहीं पता कि ये कितनी होती है, तो ये दिक्कतें आ जाएंगी। तो चॉइस और ये अप्रोप्रिएट होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, फिर इसी में आती है यूनिट्स में एक बात आती है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास होते हैं। एक होता है एसआई यूनिट और एक होता है, बहुत सारे होते हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। ये नहीं है कि ये 3 ही होंगे या 4 ही होंगे, कितने भी यूनिट हो सकते हैं, आप खुद अपना यूनिट बना सकते हो। यूनिट स्केल सिर्फ बात as far as it is satisfying these rules कि there is a numerical value और there is a unit, बस इस यूनिट का पता होना चाहिए कि जो यूनिट यूज कर रहे हैं, 1 किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर की बात करें, तो मुझे भी पता होना चाहिए और जिसको मैं बता रहा हूँ उसको भी पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर दूरी कितनी है। एज फार एज बोथ ऑफ यू नो कि ये इतनी दूरी की बात हो रही है, तो आप कोई भी यूनिट यूज कर सकते हो, है ना। आप अपना कोड वर्ड में भी यूज कर सकते हो। आप बोलो कि सर मैं एक नया यूनिट बनाता हूँ लेंथ का और उसको मैं नाम देता हूँ अर्न, ARN, ठीक है, 1 अर्न, 2 अर्न, 3 अर्न, तो अब अर्न कुछ नहीं होता। बट अगर मैं आपको बता दूं कि बेटा द लेंथ ऑफ दिस पेन इज 1 अर्न, द लेंथ ऑफ दिस पेन इज 1 अर्न, तो फिर आपको भी पता चल गया कि ये एक पेन है जिसकी लेंथ 1 अर्न है। तो आप, अगर मैं बोलूं कि इस फोन की आप लेंथ मेजर करो, तो क्या करोगे कि सर इट इज आई थिंक 0.75 अर्न, है ना, फोन थोड़ा छोटा है, तो 0.75 अर्न, आप ये बात करोगे। तो क्योंकि आपने कंपेयर कर लिया कि एक अर्न इतना होता है, तो ये उसका 3/4 उसको कवर कर रहा है, तो 0.75। बट ये दोनों चीजें मुझे भी पता होनी चाहिए, आपको भी। तो द चॉइसेस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स कैन बी इनफाइनाइट, बट मोस्ट पॉपुलर आर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एसआई यूनिट्स, और उसके अलावा सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, यही सब आम बोलचाल में या फिर मोस्टली यूज्ड यूनिट्स हैं। ठीक है, अब देखो, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन। कंपैरिजन किससे? सर्टेन बेसिक मतलब कि कोई बेसिक यूनिट है उससे कंपेयर कर रहे हैं। लाइक इन दिस केस इट वाज 1 अर्न लेंथ ऑफ दिस पेन, इससे कंपेयर किया तो सर्टेन बेसिक क्या हुआ, ये हुआ अर्न, इससे कंपेयर किया मेजर करने के लिए 0.75 अर्न बोल दिया। ठीक, अब बात आई दूसरी, आर्बिट्रेरली चोजन, रैंडमली चोजन को बोलते हैं, रैंडमली को बोलेंगे आर्बिट्रेरली, मोस्ट क्लोज वर्ड यही है कि रैंडमली। क्या मैंने आर्बिट्रेरली चोजन किया क्योंकि मेरे पास ये पेन पड़ा था, मैंने बोल दिया ये 1 अर्न है भाई, मैंने एक बार बोल दिया ये 1 अर्न है, अब तुम सब यही बोलोगे कि 1 अर्न मतलब दिस पेन। तो ऐसे ही डिसाइड हुआ होगा कि 1 मीटर इज सम रैंडम लेंथ, कोई रैंडम लेंथ रही होगी, उसको उठाया होगा और बोल दिया होगा कि भाई आज से ये 1 मीटर हुआ, और मैं तो मान ही रहा हूँ, इसके बाद पूरी दुनिया इसी को यही माने कि ये 1 मीटर है, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि 1 मीटर इतना तो मतलब 1 मीटर इतना ही रहेगा। तो आर्बिट्रेरली चोजन मतलब इनिशियली इट वाज चोजन रैंडमली, जैसे हमने अभी 1 अर्न बोल के एक लेंथ का यूनिट जनरेट किया, उसको बोल दिया रैंडमली, नाम भी रैंडमली दे दिया और लेंथ तो रैंडम थी, बस मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी है। अब मैं कन्वर्जन करूंगा, कन्वर्जन कब, अगर मेरे को बोले कि सर 1 अर्न मतलब कितने सेंटीमीटर, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक स्केल उठाऊंगा, है ना, इस स्केल को इसके पास रखूंगा और फिर मेजर करके बताऊंगा कि बेटा 1 अर्न इज अराउंड 17 सेंटीमीटर, अब इसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर आई, तो एक नया यूनिट जनरेट हो गया ना, 1 अर्न जिसको बोला, और उसकी अगर कन्वर्जन करके देखा तो 1 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट और हमारी क्लास से बाहर का कोई बंदा है तो उसे भी पता है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, बट अर्न का पता है? नहीं पता, सिर्फ हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने माना है ये बात। बट जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स हैं, जैसे 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ये सब क्या हुआ, ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गए। पहले किसी ने बोला और फिर वो बातें इतनी फैली कि सबने मान लिया कि भैया ये दूरियां।
तो 3 प्रॉपर्टी है यूनिट की। फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है और बाय द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। सेकंड, इट इज सर्टेन बेसिक। बेसिक मतलब दिस इज द स्टेपिंग स्टोन जिसको हम बार बार इंक्रीमेंट करते जाएंगे। थर्ड, आर्बिट्रेरली चोजन, रैंडमली चूज करी लेंथ और उसको रैंडम नाम दिया। तीसरा, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, एक बार रैंडमली चूज करी, रैंडम नाम दिया, फिर उसके बाद सबने मान लिया। तो दैट इज ये स्टोरी थी यूनिट की। इसके अलावा सबने अलग अलग कंट्रीज, जैसे यूरोपियन कंट्रीज थे, कुछ अमेरिकन कंट्रीज थे, फिर ब्रिटिश अलग थे। तो पहले क्या था बेटा, ज्योग्राफिकल दूरियां ज्यादा थी, जो हमारा कम्युनिकेशन होता था बाय सी रूट होता था, है ना, इतना अच्छे से एरोप्लेन वगैरह थे नहीं। तो क्योंकि साइंस और बेसिक तो हमें पता है ना, लॉजिक से उठ के बात आई रीजनिंग की, रीजनिंग से उठ के आई एक्सपेरिमेंटेशन की, उसके बाद आई मैथमेटिकल मॉडलिंग की। तो इंटेलिजेंस तो हर एक ह्यूमन के पास थी ना, तो उन्होंने अपने तरीके से इस चीज को अप्रोच किया। किसी ने बोला कि मैं पाउंड बोल रहा हूँ, किसी ने बोला मैं किलोग्राम बोल रहा हूँ, किसी ने बोला कि भाई ग्राम में बात करेंगे। तो सब ने अलग अलग तरीके से अलग अलग रैंडमली चूज करे और फिर बाद में बोल दिया, जब मिले वो दो लोग आके बाद में सी रूट से मिले, बोले अरे यार मैं तो इसको 1 किलो बोलता हूँ, अरे मैं इसको 1 पाउंड बोलता हूँ। तो फिर बोले चलो एक काम करो, आपके किलोग्राम को मैं अपने पाउंड से कंपेयर कर लेता हूँ। तो फिर बात आई कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 पॉइंट समथिंग पाउंड 1 किलोग्राम। तो वो सब इंटर कन्वर्जन की बातें सेट हो गई। तो ये रहा स्टोरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। अब देखो टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। किसी को डाउट था बेटा, हैंड रेज किया था किसी ने? चलो नहीं है, ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि सारा सिलेबस फिर रिवीजन के लिए हमें टाइम मिल जाएगा बाद में अगर हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे तो। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो होंगी जो फिजिकल वर्ल्ड के नियमों को, फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को एक्सप्रेस करने के काम आएंगी। फिजिकल वर्ल्ड वो होगा जो हम 5 सेंसेस से जिसको परसीव कर सके, परसीव मतलब फील कर सके विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। और जो ह्यूमन, एज ए ह्यूमन जो भी हम फील कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए तो एवरीथिंग हुआ ना। तो एवरीथिंग दैट वी सी थिंक वो क्या हुआ, दैट इज पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ 5 सेंसेस। अब बात आती है कि 5 सेंसेस से आया फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड के लॉज को और फिजिकल वर्ल्ड को डिफाइन करने के लिए जो क्वांटिटीज यूज हो, जो मैथमेटिकल टूल्स यूज हो, वो क्या हो गए, फिजिकल क्वांटिटीज। अब उसमें टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। हम लोगों ने स्टडी किया फिजिकल वर्ल्ड को, फिर देखा यार ये अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लॉजिक हैं, उस हिसाब से हमने कैटेगराइज कर दिया फिजिकल क्वांटिटीज को। पहली बात आएगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, फिर आएंगी डिराइव्ड और फिर आएंगी सप्लीमेंट्री। तो आज सिर्फ पढ़ेंगे फंडामेंटल। बताओ Sir, ना, the रैंडमली physical बताते जाओ बेटा, quantities. 1 ही मिनट बचा है हमारे पास। नाम बता दो। They are the unit Sir, of these are the base of Mass, the length, time. international मास, system of mass, Sir, length, and time. electrical Mass, amount length, of time. substance, The luminous international intensity. system of ठीक है ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। तो हम लोग यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, कल करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये सही बोला कि 7 होती है, किसी ने बोला था। और दूसरा मास, लेंथ और टाइम। उसके बाद अलावा इलेक्ट्रिक करंट भी बोला था किसी ने, टेम्परेचर नहीं बोला। अब ये भी चीजें होती है, मैं आपको कल समझाऊंगा कि क्या है। फिर इसमें डायमेंशन है, जैसे लेंथ में एल और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स ये है। तो ये बेटा कल यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। आप बताओ, किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, अदरवाइज ड्रॉप करो और डिनर करो। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बोलो बेटा अवंतिका। डाउट नहीं है, No, sir. ठीक है। समझ आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. और मजा आ Yes, रहा है? sir. मजा भी आना चाहिए। मजा भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, Bye, sir. Thank you, sir. Good ठीक night. है। Bye. बाय बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night. Bye, Bye, sir. sir. Thank you. गुड नाइट बेटा, बाय बाय। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। बाय बेटा, गुड नाइट टू एवरीबॉडी, बाय।